Hello friends, welcome to my channel. Let's crack it. So today in this video, आज जो हम टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सब लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो इसमें हम सीडीपी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं बिफोर एग्जाम। कल आप लोगों का एग्जाम है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो सीडीपी है 30 मार्क्स की आती है, दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 में। उसका ये मॉक टेस्ट है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की कितनी मार्क्स आए हैं इस वीडियो में। जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आए आप लोगों के। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम। तो एनईपी 2020 आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एनईपी 2020 क्या बोलती है हमें। तो इसमें हम लोगों ने करना क्या है बेसिकली कि पूछा गया है यहाँ पे कि शिफ्ट प्रपोज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम। तो 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें हमें क्या बताया गया है, क्या हमें शिफ्ट देखने को मिली है। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, कि करिकुलम जो है हमारा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए सब बच्चों के लिए, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबका अपना अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर बच्चे की अपनी वीकनेसेस होते हैं। तो इसके हिसाब से हमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रखनी है अपने करिकुलम में, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारे पास, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड है फॉर्मेटिव टू समेटिव। समेटिव हमें हटाना है और फॉर्मेटिव लेके आना है। तो यहाँ बोला है फॉर्मेटिव टू समेटिव, तो ये उल्टा है, गलत है ये। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को छोड़कर हम अपने एग्जाम्स पे फोकस करें, एग्जाम्स में मार्क्स लाने की देखें बस। ये भी गलत है कि हमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट को समझना है ताकि हम उसको अपनी रियल लाइफ में उस नॉलेज को हम यूटिलाइज कर सकें। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी। रिजिडिटी तो जहां पे भी वर्ड आ जाए वहां पे उस ऑप्शन को आपने निग्लेक्ट ही कर देना है। यू हैव टू एलिमिनेट दैट ऑप्शन, क्योंकि रिजिडिटी हमें हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में हमें नहीं चाहिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिडक्टिव रीजनिंग ऑफ टीचिंग ग्रामर वी प्रोसीड फ्रॉम। जब भी हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं ग्रामर को पढ़ाने के लिए, तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं। तो हमें ये पता है कि दो टाइप के मेथड होते हैं इंग्लिश पेडागोजी के अकॉर्डिंग, एक इंडक्टिव मेथड और एक डिडक्टिव मेथड। ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल्स समझाते हैं बच्चे को, कि कोई भी मान लो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, हमने पढ़ाना स्टार्ट करना है क्लास में। तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि बच्चों को समझ में आ सके, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो। तो हम क्या करेंगे, रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप करेगा। फिर हम जाएंगे अपने टॉपिक पे कि आज हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि पहले हम बच्चे को रूल पढ़ाते हैं, ग्रामर का रूल पढ़ा दिया, कोई मैथमेटिक्स का रूल पढ़ा दिया, उसके बाद हम उसकी कुछ एक्सरसाइज करा देंगे, कुछ प्रैक्टिस करा देंगे उस चीज की। तो वो है डिडक्टिव रीजनिंग जो अभी हम यूज करते हैं, कि पहले हम रूल पढ़ाते हैं बच्चे को, जैसे हम टेंसेस पढ़ा रहे हैं, टेंसेस के पहले हम सिंटेक्स बताएंगे, पहले हम रूल्स बता देंगे, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करा देंगे। तो ये डिडक्टिव मेथड है, जो कि होना क्या चाहिए, डिडक्टिव मेथड होना चाहिए कि पहले हम एग्जाम्पल्स लें, उसके बाद हम रूल्स बताएं। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, बेसिकली रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इज अ टेस्ट ऑफ राइटिंग इज। राइटिंग का टेस्ट कैसे होता है, स्किमिंग, डिक्टेशन, डिबेटिंग या फिर लिसनिंग। तो हमें पता है कि स्किमिंग तो रीडिंग का पार्ट है, डिक्टेशन इज अ टेस्ट ऑफ राइटिंग, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। एंड डिबेटिंग और लिसनिंग जो है वो स्पीकिंग और लिसनिंग का पार्ट है। हमें पता है कि LSRW हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो उसमें से बाकी सब जो है लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग का पार्ट है, बट राइटिंग का पार्ट कौन है, ओनली डिक्टेशन। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसेस। डज नॉट पूछा यहाँ पे, इट मीन्स जो करेक्ट आंसर है हमें उनको निग्लेक्ट करना है, और जो गलत जवाब है वो हमें ढूंढना है, क्योंकि पूछा ही गलत है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंट होना चाहिए, रेंज होनी चाहिए, उसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इमिटेशन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। कि प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसेस जो नहीं है उसमें, सेंटेंसेस के प्रिंसिपल में इमिटेशन नहीं आता, बाकी सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है हमारे पास वो है लर्निंग एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन। जो लर्निंग एक्विजिशन है वो कब आती है, कहाँ आती है हमारे पास। चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ द ग्रामर। देखिए लर्निंग एक्विजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, लर्निंग एक्विजिशन का मतलब है कि जो चीज नेचुरली सीखी जाए, जो बच्चा नेचुरली सीख जाए, अनइंटेंशनली सीख जाए, उसके कॉन्शियस इंटेंशन ना हो कि वो पर्टिकुलरली वो चीज सीख ना रहा हो, कि अनइंटेंशनली वो किसी को देखकर सीख जाए, कुछ कोई मूवी देखकर सीख जाए, या कोई कुछ काम कर रहा है उससे देखकर सीख जाए, कोई कुछ बोल रहा है उससे समझ जाए वो। तो वो एक्विजिशन होता है जो नेचुरली सीख जाए बच्चा, विदाउट हैविंग द कॉन्शियस अटेंशन ऑफ लर्निंग। तो वो होता है लैंग्वेज को एक्वायर करना, लर्निंग एक्वायर करना। ठीक है।
तो चाइल्ड इज टोट द रूल्स ऑफ द ग्रामर। जब हमने सिखा ही दिया बच्चे को तो उसने एक्वायर तो नहीं किया ना नेचुरली। रिवॉर्ड देंगे तभी सीखेगा वो, नो। चाइल्ड हैज अ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की, उसको ऑलरेडी नॉलेज है लैंग्वेज की, फिर वो क्या एक्वायर कर रहा है वो। तो लर्निंग एक्विजिशन तभी अकर होगी जब चाइल्ड एब्सॉर्ब्स अ लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर। नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ। जो लर्निंग है वो कैसा प्रोसेस है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोसेस, नो। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्किल। स्किल की डेवलपमेंट होगी, जिसमें ज्यादा स्किल होगी वो जल्दी से लर्निंग एक्वायर कर लेगा, जल्दी सीख जाएगा वो। स्किल्स होनी चाहिए। मेथड तो सबके लिए स्टैंडर्डाइजेशन होगा, एडजस्टमेंट भी सब कर लेंगे, लेकिन लर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्किल के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इन द सेम सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब लैंग्वेजेस अलग अलग होनी चाहिए और हम उन अलग अलग लैंग्वेजेस को एक ही सेंटेंस में हम कंबाइन कर रहे हैं। तो वो क्या होगा? सोशल लिंग्विस्टिक होगा, नो। कोड स्विचिंग होगा, नो। कोड स्विचिंग तो वो होता है कि जब हम अलग अलग लैंग्वेज पे स्विच कर रहे हैं, कि सपोज एक लैंग्वेज पे हमारा सेंटेंस है, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश में हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी में तो उसको पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, या जो भी आपके मदर टंग है उसमें हम ट्रांसलेट कर रहे हो। तो कोड मिक्सिंग होगा यहाँ पे। सपोज हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोल रहे हैं, अगर हम किसी के साथ कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, हम हिंदी और इंग्लिश में मिक्स बात कर रहे हैं, तो वो होगा कोड मिक्सिंग, कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस को, डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक ही सेंटेंस में हम कंबाइन कर रहे हैं। दैट इज कोड मिक्सिंग। नेक्स्ट हमारे पास रूल ओरिएंटेड ग्रामर इज। रूल ओरिएंटेड ग्रामर जो है वो कैसी ग्रामर है? फॉर्मल ग्रामर है, फंक्शनल ग्रामर है, इंटेरोगेटिव है, फॉर्मेटिव है? तो वो फंक्शनल ग्रामर है। रूल ओरिएंटेड ग्रामर मतलब जो रूल्स पे बेस्ड है, ऐसी ग्रामर जो रूल्स पे बेस्ड है। नाइन्थ क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेमेडियल टीचिंग होता है क्या। तो रेमेडियल टीचिंग हम तब देते हैं बच्चे को कि जहाँ पे उसकी वीकनेसेस हैं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी वीकनेसेस होते हैं। कुछ कोई मान लो साइंस में वीक है, कोई मैथ्स में वीक है, किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रही है, किसी को संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है। तो वी विल डायग्नोज द प्रॉब्लम। कि सपोज हमें कोई बीमारी भी होती है तो डॉक्टर्स पहले इसको डायग्नोज करते हैं, देन दे विल ट्रीट अस। तो सबसे पहले क्या होगा, हम बच्चे को डायग्नोस करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है या किस वजह से दिक्कत आ रही है, क्या उसकी प्रॉब्लम है। फिर हम उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे। तो वो यहाँ पूछा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है रेमेडियल टीचिंग का, कि हम रेमेडियल टीचिंग देने का हमारा पर्पस क्या है। टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु लैग फार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि रेमेडियल टीचिंग है, टीचिंग में हम फाइनेंशियल असिस्टेंट देके क्या करेंगे, उससे बच्चा सीख थोड़ा ना जाएगा। वो स्टूडेंट्स को अगर हमने फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर दी तो ठीक है, उनको कुछ उनको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, बट उसकी वीकनेसेस नहीं कवर होंगी फाइनेंशियल असिस्टेंट देने से। वैसे स्टूडेंट्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट देने से भी क्या होगा, जहां उसकी कमियां हैं वो तो कमियां तो रह ही जाएंगी, उसकी कमियां तो ठीक नहीं होंगी उसकी। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु लैग फार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स, कि जहाँ पे एक्चुअल में करिकुलम चल रहा है और उस बच्चे को वो अगला पिछला चैप्टर समझ में नहीं आया, और हम टीचर जो है आगे की तरफ बढ़े जा रहा है, तो उसकी वीकनेसेस कवर नहीं हो पाएंगी। तो अ टीचर हैज टू बी फ्लेक्सिबल, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मतलब किसी उसकी क्लास में, तो वो उसको फॉलो करे, कि जो भी बच्चे की वीकनेसेस हैं उनको रेमेडी दे, उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करे उसको। सीसीई इज फोर। सबसे पहले तो सीसीई की फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। सीसीई क्या है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो वो किस लिए है? assess all aspects of a student's development on a continuous basis throughout the year। कि हमें बच्चे का सारे एक्सपेक्ट्स देखने चाहिए, हमें उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट देना चाहिए, हमें उसको स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट हमको असेस करनी चाहिए। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए, यहाँ नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, यहाँ ऑल ऑफ द अबव आएगा। आई विल चेक वंस कि यहाँ पे नन है या ऑल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर एज इट इज आया होगा तो हो सकता है आप लोगों को इसका ग्रेस मिला हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ चाइल्ड नीड रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग की अभी अभी हमने बात करी है कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि रेमेडियल टीचिंग हम कब देते हैं और क्यों देते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट दे पाएंगे। वीडियो को पोज करके आप लोग अपना आंसर सोचिएगा एंड जस्ट चेक इट कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। फर्स्ट है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में तो हम उसको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। इम्प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग, अगर टीचिंग का जो वे है वो ही इम्प्रॉपर है, जिस वे से टीचर पढ़ा रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी उस बच्चे की वीकनेस बन सकता है। कि हो सकता है टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है, या लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, कि टीचर अगर इंग्लिश में पढ़ा रहा है और बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो तब भी वो सब्जेक्ट में वीक रह सकता है। तो उसको उस टीचर को वे ऑफ टीचिंग बदलना पड़ेगा उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बोथ होते हैं, होगा।
प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? हमें पता है कि ये आइडेंटिटी है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी इसका प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैचिंग कर रहे हैं। किस टाइप का क्वेश्चन है? मैचिंग का क्वेश्चन है, रिकलेक्शन है, रीअरेंजमेंट है या कंप्लीशन है? तो ये रीअरेंजमेंट है बेसिकली। हमने इसका मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया, देन हमने इसको जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट करके जो हमारे पास बचा वो ये टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 13th question is secondary socialization maps the period in dash when the child begins to attend from formal institutions such as school। कि बच्चा जब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई ऑफिशियल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है सच एज स्कूल, तो स्कूल बच्चा कौन सी एज में ज्वाइन करता है? 3 to 5 years में बच्चा स्कूल ज्वाइन कर लेता है। तो इन्फेंसी में तो बच्चा अभी अपना उसको खुद को ही नहीं पता होता है कि भाई क्या करना है। घर पे वो नेचुरली सीखता है, अपनी मदर टंग सीख जाता है, जो घर में लैंग्वेज यूज की जाती है उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। और थोड़ा सा चलना फिरना सीख जाता है, उसकी जो ग्रोस मसल्स हैं, जो ग्रोस उसकी मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होने लग जाती है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट उसकी तब होती है जब बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख रहा है या कोई पेन पकड़ना सीख रहा है या अपनी फिंगर्स का छोटी मसल्स का यूज करना सीख रहा है, तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है। तो उस जो एज पर्टिकुलर पीरियड को हम बोलते हैं वो होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 3 to 5 years होता है, 3 to 6 भी होता है कहीं जगह पे। Question number 14 is a teacher asked a student to speak his thought to himself when he was somewhat stuck in solving a given problem. Soon enough after doing so, students exclaim, I know the answer now. Which problem solving strategy has helped the students in this case? तो टीचर ने क्या किया यहाँ पे, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, वो किसी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो उस केस में टीचर ने उसको बोला कि जोर जोर से इस क्वेश्चन को बोलो। यानी कि उसने बोला कि उसको जो थॉट्स हैं इस क्वेश्चन को लेके वो अपने आप से बोले, वो प्राइवेट स्पीच हो अगर वाइगोस्की की लैंग्वेज में हम बात करें तो। सोन इनफ आफ्टर कुछ टाइम बाद ही बच्चे ने बोला कि मुझे अब आंसर पता लग गया है। तो इट मीन्स टीचर ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, टीचर ने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी उस बच्चे को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ने बच्चे की हेल्प करी है? फंक्शनल फिक्सनेस, निमोनिक्स। निमोनिक्स की तो बात ही की नहीं की, निमोनिक्स होता है जब हम एब्रीवेशन देते हैं किसी चीज को। सपोज हम जैसे कि हम हमें पता है कि पियाजे की जो 4 सीरीज है, सेंसरी मोटर स्किल, सेंसरी मोटर स्टेज है, उसके बाद प्री कन्वेंशनल स्टेज है, उसके बाद कोग्निटिव स्टेज है, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल है। प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, और सबसे पहले वाला सेंसरी मोटर ऑपरेशनल। तो उसको हमने याद कर लिया एसपीसीएफ से, ठीक है। एसपीसीएफ हमने उसको निमोनिक्स से दी, निमोनिक्स कैल्सियम उसको याद हो गया, बट यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं की गई है उसकी। उसके बाद है रिस्पॉन्स सेट, रिस्पॉन्स सेट की भी कोई बात नहीं की है, तो हमने बात की किसके यहाँ पे, वर्बलाइजेशन की। तो वर्बलाइजेशन मतलब उसने खुद से बोला, जोर जोर से क्वेश्चन को डिस्कस करा, या जो भी उसके थॉट्स थे उस क्वेश्चन को लेके उसको बोला, देन ही केम टू नो द आंसर। तो उसने वर्बलाइजेशन की है जिसकी वजह से उसकी हेल्प हुई है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज टूडेज सेशन, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी? प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी से आप समझते हैं जो वर्ड्स यूज करते हैं हम किसी भी सेंटेंस में, तो द वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, द वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज व्हेन समवन स्पीक्स। जब कोई बोलता है हम तब उस वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, या जब हम पढ़ते हैं तब हम उन वर्ड्स को नोटिस करते हैं, या वो वर्ड्स जिनको हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। सो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो होती है ऐसे वर्ड्स जिनको हम अपनी राइटिंग में या स्पीकिंग में यूज करते हैं, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो होती है, ठीक है। आई होप टूडेज सेशन हैज हेल्प्ड यू अलॉट, और कल के आपके एग्जाम में थोड़ा हेल्प करेगा। आई एम वेरी श्योर कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम। इंग्लिश पेडागोजी जो है आपकी, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं, लेवल जो रहेगा क्वेश्चंस का वो यही रहेगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।